आज हम पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था प्रमेय 55 उसका विलोम, प्रमेय 56, प्रमेय 56 का विलोम और एक उदाहरण 10.2 को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपको प्रमेय 55 बताया गया था। प्रमेय 55 कहता है, कथन है, यदि दो सर्वांग समवृत्तों की चाप समान हो तो उनकी संगत जीवाएं समान होती है। अब इस प्रमेय 55 का विलोम उसी कथन को पलट देंगे। पिछला कथन था चाप समान हो तो जीवाएं समान होती है। अब जीवाएं समान हो तो चाप समान होती है, ये हमें सिद्ध करना है। विलोम का मतलब हुआ दिए गए कथन को उल्टा कहना। हमने जो पढ़ा था दो सर्वांग समवृत्तों की चाप समान हो तो जीवाएं समान होती है, ये उसका विलोम है। जीवाएं समान हो तो उनकी संगत चाप समान होती है। प्रमेय 56 का विलोम 55 का विलोम, यदि दो सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं समान हों तो संगत चाप समान होते हैं। जैसे कथन से स्पष्ट हो गया, हमने पिछले प्रमेय 55 में चाप समान लेके चला था और सिद्ध किया था जीवाएं समान होती है। अब ये कथन है जीवा समान है, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है चाप समान होंगे। चाप समान होंगे। दो सर्वांग समवृत्त दिया हुआ है, दो सर्वांग समवृत्त बना लेते हैं। अब सर्वांग समवृत्त की परिभाषा आपको पहले बताया जा चुका है। दो वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि और केवल यदि उनकी त्रिज्याएं समान हों। और त्रिज्याएं समान है तो वृत्तों की आकृति और आकार एक जैसा होगा, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड में बनाया। मैंने दो वृत्त लिया है। पहला वृत्त COR अर्थात पहले वृत्त का केंद्र बिंदु O और त्रिज्या R। दूसरा वृत्त CO'S अर्थात दूसरे वृत्त का केंद्र बिंदु O'S और त्रिज्या S दिया है। दो सर्वांग सम वृत्त COR तथा CO'S जहां R = S, क्योंकि दोनों वृत्त सर्वांग सम हैं। दो सर्वांग समवृत्त COR तथा CO'S जहां दोनों वृत्त की त्रिज्या R और S समान हैं। सर्वांग समवृत्त की जीवा ले लेते हैं। पहले वृत्त में एक जीवा लेंगे A से B को मिलाया। दूसरे वृत्त में जीवा लेते हैं P Q। परिधि पर स्थित दोनों बिंदु P और Q को मिलाने से जीवा प्राप्त हुआ। पहले वृत्त के परिधि पर स्थित दोनों बिंदु A और B को मिलाने से पहले जीवा प्राप्त हुआ।
दोनों सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं समान हैं। पहले वृत्त की जीवा पहले वृत्त की जीवा AB तथा दूसरे वृत्त की जीवा PQ है। AB इक्वल PQ, ये जीवा समान है, हमने मान लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि इन जीवाओं के संगत चाप, इन जीवाओं के संगत चाप या जिन चापों से जीवा बनता है, चाप के दोनों बिंदुओं को मिलाने से जीवा AB प्राप्त हुआ, वह चाप AB, और जीवा PQ के दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो परिधि का भाग है जीवा PQ, चाप PQ, चाप AB और चाप PQ, ये हमको समान दिखाना है। इसके लिए जैसा कि हमने चित्र बनाया है, चित्र में O से A को, O से B को मिलाएंगे, ऐसे ही O' से P को और O' से Q को मिलाएंगे। O से A तथा B को मिलाया, और O' से P तथा Q को मिलाया। इस प्रकार दो त्रिभुज AOB और PO'Q प्राप्त हुआ। उपपत्ति में इस प्रकार से हम कथन और कारण के लिए दो कॉलम खींच लेंगे। पहले कॉलम में कथन और उसका कारण। अब त्रिभुज AOB और दूसरे वृत्त में त्रिभुज PO'Q को ध्यान से देखिए, और जो आपको समान दिखाई देता है, जहां जहां आपको समानता दिखाई देता है बताने का प्रयास कीजिए, जहां तक आप जानते हैं। AOB में OA, PO'Q में O'P, त्रिभुज AOB और त्रिभुज PO'Q में AOB में OA और PO'Q में O'P दोनों समान क्यों हैं? क्योंकि दोनों वृत्तों के त्रिज्याएं समान है, और ये त्रिज्या R और ये त्रिज्या हमने S लिया है। और चूंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या R तथा S समान है, अर्थात OA और O'P दोनों आपस में समान है। इसी प्रकार से OB भी वृत्त की त्रिज्या है, O'Q भी वृत्त की त्रिज्या है, वो भी आपस में समान होंगे। OB इक्वल O'Q, ये दोनों OA इक्वल O'P, OB इक्वल O'Q दोनों बराबर है, चित्र से स्पष्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती है।
साथ ही साथ त्रिभुज AOB की भुजा AB, त्रिभुज PO'Q की भुजा PQ, इस त्रिभुज की भुजा AB, इस त्रिभुज की भुजा PQ, ये दोनों समान है। बताइए क्यों? AB और PQ समान क्यों हैं? वो हमको दिया हुआ पहले से कथन में ही लिखा हुआ है कि उनकी दोनों जीवाएं समान हैं, अर्थात AB और PQ हमको पहले से दिया हुआ है, इसलिए लिखेंगे AB बराबर PQ। ये प्रमेय के कथन में दिया हुआ है। इस प्रकार से त्रिभुज AOB की तीन भुजाएं OA, OB, AB, त्रिभुज PO'Q की तीन भुजा O'P, O'Q, PQ, OA की संगत भुजा O'P, OB की संगत भुजा O'Q, AB की संगत भुजा PQ, OA की संगत भुजा O'P, OB की संगत भुजा O'Q और नीचे भुजा AB की संगत भुजा PQ, जो जीवा AB और जीवा PQ है, ये दोनों। तो इस प्रकार से जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हो, तब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं और इस सर्वांग समता को भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं, SSS, साइड साइड साइड। इस प्रकार त्रिभुज AOB और त्रिभुज PO'Q, त्रिभुज AOB और त्रिभुज PO'Q सर्वांग सम है, SSS, भुजा 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 सर्वांग समता से। इसके साथ ही आपको पता है जब त्रिभुज सर्वांग सम, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके प्रत्येक अवयव समान होते हैं। त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। तो इन तीनों भुजाओं के अलावा 3 कोण और बच जाते हैं, वो तीनों कोण भी समान होंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो कौन से कोण हमको देख लेना है? कोण AOB और कोण PO'Q। क्यों लेंगे वो देखिए अभी आगे। तब यदि त्रिभुज AOB और PO'Q सर्वांग सम है, तब कोण AOB और कोण PO'Q। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। यहां मैंने लिखा है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। त्रिभुजों के संगत अवयव कोण AOB और कोण POQ दोनों आपस में समान हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, ये आपको बताया गया था कोण AOB क्या है? चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण, अर्थात चाप AB का अंशमाप। कोण PO'Q चाप P के द्वारा केंद्र पर बना कोण, अर्थात चाप PQ का अंशमाप। यदि दोनों कोण समान हैं, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों चाप भी समान हैं। तो कोण AOB और कोण PO'Q समान हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि चाप AB और चाप PQ, चाप AB और चाप PQ समान हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चापों के अंशमाप समान हैं और यदि दो चापों के अंशमाप समान होते हैं तो दोनों चाप भी समान होते हैं। ये हमने अभी पिछली कथन में पढ़ा था। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कथन कि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं समान हो तो चाप समान होंगी। जीवा AB और PQ दोनों समान दिया हुआ था। हमको सिद्ध करना था कि इन जीवाओं के संगत चाप कौन कौन से? जीवा AB के संगत चाप AB
और जीवा पी क्यू के संगत चाप पी क्यू समान होगा। इसके लिए हमने ओ से ए तथा बी को मिलाया, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ओ डैश से पी तथा क्यू को मिलाया, फिर दो त्रिभुज मिलाने के बाद दो त्रिभुज प्राप्त हुआ, ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू। अब ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू में संगत अवयव, संगत भुजाएं कौन कौन से, उन संगत भुजाओं को हमने देखा। संगत भुजाओं को आपस में दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान हैं। ओ ए और ओ डैश पी ये दोनों संगत भुजा है। क्यों समान है? क्योंकि सर्वांग समवृत्त, दोनों वृत्त सर्वांग सम दिया हुआ है और सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए ओ ए और ओ डैश पी दोनों वृत्तों की त्रिज्या है वो दोनों समान होगा। ओ बी और ओ डैश क्यू ये भी उन दोनों वृत्तों की त्रिज्या है, वो भी समान हुआ। ए बी और पी क्यू दोनों जीवा है और वो तो आपके कथन में दिया हुआ है कि जीवाएं यहाँ पर समान है, तो ए बी और पी क्यू पहले से समान है, इसलिए हमने लिखा वो दिया हुआ है। इस प्रकार से एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान है, अतः भुजा भुजा भुजा, जिसको एस 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 मैंने लिखा है, भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू सर्वांग सम है। त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो संगत अवयव कौन सा? कोण ए ओ बी और कोण पी ओ डैश क्यू समान होंगे। और ए ओ बी और पी ओ डैश क्यू क्या है? कोण ए ओ बी चाप ए बी का अंश माप, पी ओ डैश क्यू चाप पी क्यू का अंश माप। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि अंश माप समान है तो संगत चाप भी समान होंगे। तो इस प्रकार से चाप ए बी और चाप पी क्यू समान सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रमेय 55 का विलोम सिद्ध हुआ। ठीक है, अब अगला टॉपिक है प्रमेय 56। प्रमेय 56 आपके पुस्तक में दिया हुआ है, कथन पढ़िए। प्रमेय 56 आपके पुस्तक में दिया हुआ है, पृष्ठ क्रमांक 255 में। प्रमेय 56 पृष्ठ क्रमांक 55 में कथन कहता है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से, यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को, यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को बराबर भागों में विभक्त करती है। अर्थात बांटती है। विभक्त करना, बांटना। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। एक वृत्त बना लेते हैं। जिसका केंद्र बिंदु O, त्रिज्या R, वृत्त COR के केंद्र से, O से, केंद्र बिंदु O से जीवा पर, तो वृत्त के लिए एक जीवा ले लेते हैं, जीवा A और B, ये जीवा AB। तो वृत्त COR
कि जीवा AB पर डाला गया लंब, अब वृत्त के केंद्र O से जीवा पर लंब डाला जाए तो O से इस AB पर इस प्रकार से लंब डाला गया। लंब डालने का मतलब इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनता है, सीधी रेखा होती है एक दूसरे पर, वो जीवा AB पर डाला गया लंब, जीवा AB पर डाला गया लंब OC है। हमें सिद्ध करना है O से जो C बिंदु, O से डाला गया लंब C बिंदु पर लंब डाला गया है, हमें सिद्ध करना है कि वह बिंदु C जीवा को समान दो भागों में बांटती है। तो A से C और B से C, AC बराबर BC, ये हमको सिद्ध करना है। रचना O से A को मिलाया, ऐसे ही O से B को मिलाया, O से A तथा B को मिलाया, अब इसकी उत्पत्ति देखना है। तो हमने क्या लिखा कि वृत्त COR की जीवा AB पर डाला गया लंब OC है और OC AB पर लंब है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है OC लंब AB। सिद्ध करना है AC इक्वल BC जीवा को बराबर दो भागों में बांटती है। रचना हमने क्या किया, चित्र के अनुसार O से A तथा O से B को मिलाया। अब उत्पत्ति के लिए फिर से वैसे ही दो कॉलम बना लेंगे, कथन और कारण के लिए। ये आपका कथन, कारण। अब चित्र के अनुसार जो त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC में क्या क्या समानता है, समानता देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए OC लंब, और आप जानते हैं यदि कोई रेखा दूसरे रेखा पर सीधी लंब होती है तो दोनों रेखाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। चूंकि यहाँ OC AB पर लंब है, इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु C पर बनने वाले दोनों कोण BCO और ACO, ये दोनों कोण आपस में समान होंगे, दोनों कोण 90 अंश के होंगे। तो AOC और BOC चित्र के अनुसार देखिए, सबसे पहला कोण ACO और त्रिभुज BOC का कोण BCO, ये दोनों समान हैं, दोनों 90 अंश के हैं। और 90 अंश क्यों बने, क्योंकि OC AB पर लंब है। कोण ACO और कोण BCO 90 अंश के हैं, इसलिए दोनों आपस में समान हैं। और 90 अंश क्यों हुआ, क्योंकि OC AB पर लंब है। अब भुजा OA, AOC त्रिभुज AOC का भुजा OA, BOC का भुजा OB, ये दोनों समान क्यों हैं, क्योंकि ये जो है हमने यहाँ पे लिया है वृत्त COR। यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या है OA, त्रिज्या R, OB भी त्रिज्या R। हमने दोनों को समान क्यों लिया, क्योंकि एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं समान होती है, अर्थात OA और OB दोनों वृत्त की समान त्रिज्या है, इसलिए हम इसको लिखेंगे। कारण क्या है, OA और OB समान क्यों हुआ, OA बराबर OB बराबर R, ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की
त्रिज्याएं समान होती है। अब भुजा OC AOC में भी शामिल है, भुजा OC भुजा त्रिभुज BOC में भी है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है OC बराबर OC, AOC में भी भुजा OC है, BOC में भी वही भुजा है। इसको हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, जो दोनों त्रिभुज में एक साथ आए। त्रिभुज दोनों अलग अलग है लेकिन भुजा दोनों में OC उभयनिष्ठ है, एक साथ आए, ये कहलाएगा उभयनिष्ठ भुजा। अब एक त्रिभुज के ये 3 अवयव हो गए। आपको बताया गया त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 अवयव, सर्वांग सिद्ध करने के लिए 3 अवयव दूसरे त्रिभुज के संगत अवयव के समान होने चाहिए। तो अब यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा, AOC का ये कोण समकोण है, और यदि हम इसको अब AOC समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ये भुजा OA को हम कर्ण कह सकते हैं। समकोण त्रिभुज में जो तिरछी भुजा है वो कर्ण होगी, तो वैसे ही ये भी तिरछी भुजा कर्ण होगी। तो ये हो गया समकोण, ये हो गया कर्ण, और OC भी एक भुजा है। समकोण ये कर्ण भुजा, अतः त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC सर्वांग सम हुए। क्यों सर्वांग सम? कौन सी सर्वांग समता? समकोण कर्ण भुजा, इसको हम RHS कहते हैं। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज सर्वांग सम हुए। अतः ये कथन का शेष भाग दोहराई लिखना है। त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC सर्वांग सम है, अतः सर्वांग सम त्रिभुजों का संगत अवयव कौन सा? भुजा AC, AOC में भुजा AC और BOC में भुजा BC। इसको हमने क्यों लिया समान? क्योंकि हम जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव भी समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव समान होते हैं। सिद्ध करना था कि AC इक्वल BC अर्थात AC बराबर BC, और ये हमको मिल गया AC बराबर BC, यही हमको सिद्ध करना था। याद रखिएगा सर्वांग समता की अलग अलग शर्तें हैं। इसमें हमने समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता लगाया। इसके पहले वाला प्रमेय में भुजा भुजा भुजा, उसके पहले जो प्रमेय 55 आपको बताया गया था भुजा कोण भुजा। तो सर्वांग समता की जो 5 शर्तें आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, उन शर्तों के आधार पर हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो पहले प्रमेय 55 में हमने भुजा कोण भुजा, इसके पहले 55 के विलोम में भुजा भुजा भुजा, और इस प्रमेय 56 में भुज समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया। और सर्वांग समता के बाद दोनों संगत भुजाएं समान होती है। इस प्रकार से आपका प्रमेय 56 सिद्ध होता है। अब इसी का उलट देखेंगे। अभी हमने पढ़ा जीवा पर लंब डाला जाए, जीवा पर लंब है वो हमें ज्ञात है, लंब है मतलब 90 अंश पहले से है। हमको दिखाना था जीवा के समान 2 भाग होते हैं, AC बराबर BC। अब इसका विलोम, प्रमेय 56 का विलोम जो अगला टॉपिक है, प्रमेय 56 का कथन कहता है, पुस्तक में देखिए, वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु से प्रमेय 56 का विलोम
आप इसको एग्जाम के लिए प्रमेय 56 का विलोम बोल के याद मत कीजिएगा, इसका केवल कथन याद कीजिएगा कि प्रमेय का कथन क्या है। अब पुस्तक में लिखा है प्रमेय 56 का विलोम, मैं आपको भी बता रहा हूँ प्रमेय 56 का विलोम है, लेकिन इसको एक परीक्षा की दृष्टि से प्रमेय कथन याद रखिएगा। फिर कथन अभी हमने पढ़ा, कथन कहता है वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को यदि जीवा प्रमेय 56 का विलोम है, यदि वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। यहां भी दिया हुआ है, एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र बिंदु O, वृत्त COR की जीवा ले लेते हैं, जीवा AB और जीवा का मध्य बिंदु, तो जीवा का मध्य बिंदु यहां पर ले लेते हैं बिंदु C, इस जीवा को समान दो भागों में बांटता है, तो जीवा AB का मध्य बिंदु वृत्त COR की जीवा AB, जीवा कहाँ है, जीवा का मध्य बिंदु, तो जीवा AB का मध्य बिंदु C है, अर्थात जीवा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए A से C की लंबाई और B से C की लंबाई, A से C तक और B से C तक दोनों के बीच की दूरी समान होगी। ये हमको दिया है, सिद्ध करना है। मध्य बिंदु C को केंद्र से मिलाने वाली रेखा अर्थात OC, केंद्र O से C को मिलाने वाली रेखा OC जीवा पर लंब होती है, तो हमको दिखाना है OC लंब होती है AB पर, OC लंब होगा AB पर। रचना O से C को मिलाया, O से A को मिलाया, O से B को मिलाया, O से A तथा B को मिलाया। इस प्रकार दो त्रिभुज प्राप्त हुए, AOC और BOC। उपपत्ति के लिए फिर से वैसे ही कॉलम खींच लेंगे, दो कॉलम कथन और कारण के, और दोनों त्रिभुजों में देखिएगा समानता कौन कौन सा है, कौन कौन से समानता है। त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन अवयव जो हमको समान दिखाना है दोनों त्रिभुजों के, तो कौन कौन से समानता है दोनों त्रिभुजों में देखिए। OA और OB, OA OB दोनों वृत्त की त्रिज्या है, और हम जानते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए OA और OB समान हुआ त्रिज्या। भुजा AC और भुजा BC
AC और BC दिया है, OC थोड़ा सा त्रिभुज लिख लूं मैं। तो पहला त्रिभुज AOC और दूसरा त्रिभुज BOC में AOC और BOC में OA बराबर OB बराबर R। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं समान होती हैं। फिर दूसरा समानता देखिए, AC बराबर BC, चित्र के हिसाब से चित्र में देखिए AC बराबर BC वो आपको दिया हुआ है। तो AC बराबर BC, एक उसको कारण बताएंगे कि ये दिया हुआ है। साथ ही साथ OC बराबर OC, क्यों? ये दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगा ये, उभयनिष्ठ भुजा। इतना लिखने के बाद देखिए अब त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC, दोनों त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज BOC के संगत भुजाओं के समान है। OA की संगत भुजा OB, AC की संगत भुजा BC और OC की संगत भुजा OC। इस प्रकार से OA भुजा, AC भुजा, OC भुजा। इस प्रकार त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC सर्वांग सम हुए। त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC सर्वांग सम हुए। क्यों? सर्वांग समता की शर्त है भुजा भुजा भुजा, SS जिसको लिखा गया साइड साइड साइड, भुजा 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 लिख सकते हैं। अब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके संगत अवयव समान होंगे। त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके संगत अवयव समान होते हैं। इसलिए त्रिभुज AOC का कौन सा अवयव? एंगल ACO और एंगल BCO ACO BCO दोनों आपस में समान होंगे। पुनः आगे देखिए, ये कथन का कॉलम है, यहाँ पे कारण लिखिएगा। अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि एंगल ACO और एंगल BCO दोनों समान हैं। हमको दिखाना है कि वो OCAB पर लंब होता है। अब यहाँ पर देखिए, एंगल ACO प्लस एंगल BCO, कोण ACO और कोण BCO दोनों का योगफल 180 अंश होगा। ऐसा क्यों? आपने कक्षा 9वीं में रेखीय युग्म पढ़ा होगा। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, सरल रेखा बनाएं, उनको रेखीय युग्म कहते हैं। तो कोण ACO और कोण BCO दोनों का योग 180 अंश होता है रेखीय युग्म की परिभाषा से। चूंकि दोनों समान हैं तो इसको लिखा जा सकता है एंगल ACO प्लस एंगल ACO। क्यों? BCO यहाँ पे देखिए BCO बराबर ACO, तो हम BCO की जगह ACO या ACO के स्थान पर BCO लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ACO प्लस ACO बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कोण BCO और कोण ACO दोनों समान हैं। समीकरण 1 से
ACO प्लस ACO 2 बार हो गया, तो कोण ACO बराबर 180। 2 का पक्षांतर कर देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, ऐसा भी कह सकते हैं उसको। तब कोण ACO बराबर 180 बटे 2, हमने 2 का पक्षांतर किया, 2 नियम 18, 2 शून्यम 0, तो कोण ACO बराबर 90 अंश। कोण ACO बराबर 90 अंश। अब समीकरण 1 कहता है कोण ACO और कोण BCO दोनों समान हैं, तब ACO बराबर BCO, तो BCO का मान भी कोण BCO और कोण ACO समान है। ACO का मान 90 अंश, इसलिए BCO का मान भी 90 अंश। अब चित्र में आ जाइए, हम कहां तक पहुंच गए देखिए, कोण ACO ये वाला कोण और कोण BCO ये वाला कोण। अब इसको हमने 90 अंश दिखा दिया। ACO और BCO दोनों 90 अंश हो गए। इससे सिद्ध होता है यदि दो रेखाओं के बीच OC और AB के बीच बनने वाला कोण ACO और BCO 90 अंश के हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, अर्थात OC AB पर लंब होगा। OC AB पर लंब होगा, यह हमको दिखाना था। जीवा पर वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु C को केंद्र O से मिलाने वाली रेखा OC जीवा पर लंब होती है, जीवा AB पर लंब होती है। तो जीवा के मध्य बिंदु C को केंद्र बिंदु O से मिलाने वाली रेखा OC जीवा पर लंब होती है, यह हमको दिखाना था। यही मिल गया, देखिए OC AB पर लंब है। इस प्रकार से यह प्रमेय भी सिद्ध हुआ। कैसे सिद्ध किया, फिर से एक बार देखिए ब्लैक बोर्ड में। वही काम आपको करना है। कथन प्रमेय जो 56 था, ये उसका विलोम है। अंतर इतना है, उसमें लंब दिया हुआ था, जीवा को बराबर 2 भागों में जीवा को समान दिखाना था। यहाँ जीवा समान है क्योंकि जीवा का मध्य बिंदु दिया हुआ है, मतलब वो पहले से समान है। हमको 90 अंश दिखाना है, तो उसके लिए हमने रचना किया। O से A तथा B को मिलाया चित्र अनुसार। चित्र से मिलाने के बाद इस प्रकार से 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं, AOC और BOC। दोनों त्रिभुजों में समानता देखना है तो OA और OB दोनों तो समान है ही, क्योंकि एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं समान होती है। AC और BC वो पहले से हमको समान दिया हुआ है। OC ये दोनों त्रिभुजों में OC भुजा उभयनिष्ठ है, इसलिए हमने इसको उभयनिष्ठ भुजा लिखा। अब भुजा 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 तीनों कोण नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे भुजा भुजा भुजा। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हों, तब भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। और जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हों तो उसके प्रत्येक अवयव समान होते हैं, अर्थात त्रिभुज के 3 भुजाएं और 3 कोण में तीनों भुजाओं को हमने पहले से समान दिखाया। अब बच गए उसके 3 कोण, तो 3 कोण में से कौन सा कोण लेना है जो हमको अभी प्रमेय में लेना है? कोण ACO कोण BCO चित्र के अनुसार। और ACO और BCO ही क्यों लेना है? क्योंकि हमको इस बिंदु पर OC को AB पर लंब दिखाना है, तो जिस बिंदु पर लंब होता है उस बिंदु पर कोण हमको 90 अंश दिखाना होगा। 90 अंश दिखाने के लिए हमने कोण ACO और BCO लिया। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, यहाँ पर लिखना में छूट गया है। फिर इसको यहीं पर रखते हैं, फिर से आते हैं एक नए बिंदु पर कि कोण ACO और BCO दोनों का योगफल 180 अंश होता है। ऐसा क्यों? रेखीय युग्म की परिभाषा कहता है। BCO को हमने सब्स्टिट्यूट करके ACO लिखा क्योंकि BCO का बराबर AC होता है। ACO प्लस ACO डबल हो गया। अब 2 का पक्षांतर किया तो ACO बराबर 180/2। इस प्रकार से कोण ACO का मान 90 अंश हो गया। अब ACO का मान 90 अंश, अब BCO और ACO पहले से समान है समीकरण 1 से, तो जब ACO का मान भी 90 अंश तो BCO
का मान भी 90 अंश होगा। इस प्रकार से यदि दोनों कोण 90 अंश के हैं, दोनों कोण 90 अंश के हैं, इससे सिद्ध हो जाता है कि रेखा OC रेखा AB पर लंब है, अर्थात जीवा AB पर केंद्र बिंदु से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। यह हमको सिद्ध करना था इस प्रमेय में। इस प्रकार से प्रमेय 55 और प्रमेय 56 और प्रमेय 56 का विलोम सिद्ध हुआ। एक उदाहरण बताना है, देखेंगे कल। इसी प्रमेय और इसके पहले जो प्रमेय आपको बताया गया उस प्रमेय पर आधारित उदाहरण 10.2 है, आपके पुस्तक से भी संबंधित है, इसका अभ्यास करेंगे। और इस उदाहरण से संबंधित बहुत सारे सवाल भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसका हम अच्छे से अभ्यास करेंगे, 2-4 सवाल प्रश्न लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।